इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नेम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। 18वीं सेंचुरी में फ्रांस का एक राजा था, उसका नाम था लुइस 16 और उसकी डायनेस्टी थी बूर्बो डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश। वो राजा किस वंश का था? वो राजा बूर्बो डायनेस्टी का था, बूर्बो वंश का राजा था। लुइस 16 कब फ्रांस के सिंहासन पर बैठा? लुइस 16 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। उस समय उसकी एज 20 ईयर्स थी। लुइस 16 की क्वीन का क्या नाम था? उसका नाम था मैरी एंटोनेट, जो कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। ध्यान देना, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, जो कि यूरोप में है। लुइस 16 जब गद्दी पे बैठता है, मीन्स लुइस 16 जब राजा बनता है, उस समय उसने अपने महल के अंदर खजाने को खाली पाया। उस समय खजाना कैसा था? खजाना खाली था। ट्रेजर, खजाना खाली क्यों था? उसके क्या रीजन थे? फर्स्ट रीजन, फ्रांस के अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ में लड़ाई होती रहती थी, वॉर होते रहते थे। जब ये वॉर लंबे समय तक चलेंगे, कई साल तक चलेंगे, तो क्या होगा? फ्रांस के रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्स? फाइनेंशियल रिसोर्स कम हो जाएंगे। युद्ध में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, इस कारण से हमारे रिसोर्स होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं। युद्ध में हमें कई सारे वेपन्स खरीदने पड़ते हैं और जो कि बहुत रुपए के होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा खर्च बहुत बढ़ जाता है और हमारा खजाना खाली हो सकता है। सेकेंड रीजन, लुइस 16 एक एक्स्ट्रावेगेंट रूलर था। इसका मतलब होता है वो बहुत अधिक खर्च करने वाला रूलर था। वो अपने महल, जिसका नाम था पैलेस ऑफ वर्साइल, की मेंटेनेंस पर बहुत अधिक रुपए खर्च करता था। अब जितना बड़ा महल होगा, उसकी डेकोरेशन, उसकी मेंटेनेंस पर बहुत अधिक रुपए खर्च होंगे। वो एक राजा था ना, तो अपने महल की शान शौकत पर बहुत रुपए खर्च करता था। उसकी डेकोरेशन में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए थी। तो इससे क्या हुआ? उसका खजाना खाली हो गया। फ्रांस ने अमेरिका की भी हेल्प करी। अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी, उसकी उसने हेल्प करी इंडिपेंडेंस लेने के लिए। किससे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर अपना कब्जा बनाए हुए रखा था। अमेरिका के लोग ब्रिटेन से आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे और दूसरी तरफ ब्रिटेन फ्रांस का भी दुश्मन था। तो अब क्या हुआ? अमेरिका का और फ्रांस का एक ही दुश्मन है, जिसका नाम क्या है? ब्रिटेन। तो फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प करी, जिससे वो ब्रिटेन से आज़ादी को प्राप्त कर सके। अमेरिका की हेल्प करने से फ्रांस के ऊपर बहुत अधिक कर्जा बढ़ गया। कर्जा क्यों बढ़ गया? क्योंकि जब भी कोई लड़ाई होती है, उसमें बहुत अधिक खर्च होता है, तो उसको दूसरे लोगों से कर्जा लेना पड़ा था। फ्रांस के ऊपर ऑलरेडी 2 बिलियन लिवरे का डेप्ट था। डेप्ट मीन्स कर्जा, और उस लड़ाई करने से उसके ऊपर कर्जा और अधिक बढ़ गया था। जिन लोगों ने फ्रांस को लोन दिया था, वो लोग अब फ्रांस से 10% की इंटरेस्ट लेते थे। तो इससे क्या होगा? इससे गवर्नमेंट अब मजबूर है कि वो अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पे करने में खर्च करे। इतने पैसे से वो कुछ काम नहीं कर रही है, बल्कि इंटरेस्ट पे कर रही है। इन्हीं सब रीजन की वजह से फ्रांस में क्या हुआ? उसका खजाना खाली हो गया। खजाने को फिर से भरने के लिए लुइस 16 ने फिर से दोबारा से टैक्स को इंक्रीज कर दिया। तो लुइस 16 ने टैक्स को इंक्रीज क्यों किया? इसके क्या रीजन हो सकते हैं? आपने देखा उसका खजाना कैसा था? खाली था। आपने ये भी देखा कि उसके ऊपर डेप्ट यानी कर्जा भी था। और कर्जा क्यों हुआ था? लगातार युद्ध करने की वजह से उसके ऊपर कर्जा हो गया था, क्योंकि उसने क्या किया? दूसरे लोगों से लोन लिया। राजा अपने कोर्ट, अपने महल, जिसका नाम था पैलेस ऑफ वर्साइल, की मेंटेनेंस पर, उसकी डेकोरेशन पर बहुत अधिक रुपए खर्च करता था। इन सब के अलावा
उसे अपने रेगुलर एक्सपेंस को भी देखना है। ये रेगुलर एक्सपेंस कौन कौन से हो सकते हैं? लुइस 16 एक राजा है, उसे एक बहुत बड़ी आर्मी की जरूरत पड़ेगी। आर्मी को मेंटेन करने के लिए उसे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ऑफिस को चलाने के लिए उसे रुपए चाहिए। इनके अलावा यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए भी उसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इन्हें बोलते हैं हम रेगुलर एक्सपेंसेस। इन्हीं सब रीजन की वजह से लुइस 16 मजबूर हो गया और उसने टैक्स को इंक्रीज कर दिया। लेकिन फ्रांस में सभी लोगों को टैक्स पे नहीं करना होता था। तो अब हम देखने वाले हैं कि टैक्स कौन से लोग पे करेंगे और कौन से लोग टैक्स पे नहीं करेंगे। इसके लिए हमें फ्रांस की सोसाइटी को देखना पड़ेगा। तो फ्रांस की सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का था, सोसाइटी किस तरह की थी, किन किन सेक्शन में डिवाइड थी, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फ्रांस की सोसाइटी 3 एस्टेट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में कौन से लोग होते थे? चर्च और क्लर्जी। क्लर्जी का क्या मतलब हुआ? क्लर्जी मीन्स जो लोग चर्च से जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फादर, चर्च के जो फादर होते हैं, इन लोगों को जन्म से ही प्रिविलेज प्राप्त होते हैं। इसका मतलब होता है स्पेशल राइट्स। अब कौन से स्पेशल राइट्स उन्हें प्राप्त हैं? उन लोगों को किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना है। ये उनका क्या हुआ? एक स्पेशल राइट हो गया। सेकंड एस्टेट्स में नोबल्स और लैंडलॉर्ड्स आते थे। इन लोगों को भी जन्म से स्पेशल राइट्स प्राप्त थे। इनको भी किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना है। प्रिविलेज बाय बर्थ का क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है जन्म से कुछ स्पेशल राइट्स प्राप्त होना। अब उसने उन राइट्स को लेने के लिए कुछ मेहनत नहीं की है। क्या हुआ? किसी पर्सन का जन्म इन फैमिली के अंदर हो गया, उसका सिर्फ जन्म हुआ है, जन्म लेने से ही उसको कुछ राइट्स मिल गए हैं। क्या राइट मिल गया? कि उसे अब किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर आदमी का कितना लक है। उसने कुछ नहीं किया, बस उनका जन्म फर्स्ट एस्टेट में और सेकंड एस्टेट में हो गया। जन्म लेने से ही उनको कुछ राइट्स मिल गए। अब उनको पूरी ज़िंदगी टैक्स पे नहीं करना है। ये उनका क्या, एक स्पेशल राइट्स है। इनके पास एक स्पेशल राइट और भी है। ये लोग पीसेंट लोगों से टैक्स ले सकते हैं। पीसेंट का मतलब होता है किसान। किसान उनको टैक्स पे करेंगे। किसान लोग उनको अपनी सेवा भी देंगे, अपनी सर्विस भी देंगे, उनके लिए काम करेंगे। कौन कौन से काम करेंगे? वो उनके घरों में काम करेंगे, उनकी खेतों में काम करेंगे, या फिर रोड बनाने के लिए काम करेंगे, या फिर आर्मी में काम करेंगे। अब देखते हैं थर्ड एस्टेट। इसके अंदर पीसेंट्स, आर्टिसियन, वर्कर, लॉयर, स्मॉल फार्मर, मर्चेंट, बहुत सारे लोग आते थे। इसके अंदर लोग अमीर भी हैं और कुछ लोग गरीब भी हैं। इस कैटेगरी में लोग तो बहुत सारे हैं, पर लेकिन उनके पास किसी तरह का कोई राइट नहीं है। उनको सभी तरह की टैक्स भी पे करने हैं। आपने देखा था फर्स्ट एस्टेट को और सेकंड एस्टेट को किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना है, और यहाँ पर सारे टैक्स पे किसे करने हैं? थर्ड एस्टेट को पे करने हैं। इनके अलावा उन लोगों को अपनी सर्विस भी देनी होती थी। फ्रांस में पीसेंट की कंडीशन किस तरह की थी? किसानों की कंडीशन किस तरह की थी? फ्रांस में 90% पॉपुलेशन पीसेंट थी। 90% पॉपुलेशन क्या है? किसान है। फिर भी बहुत सी कम ऐसे लोग थे जिनके पास में खुद की ज़मीन होती थी, यानी कि उनके पास ज़मीन बहुत कम होती थी। टोटल ज़मीन का 60% किन किन लोगों के पास में था? चर्च के पास में था, नोबल्स के पास में था, या फिर थर्ड स्टेट के जो लोग अमीर थे उनके पास में था। मैंने आपको बताया कि थर्ड स्टेट में कुछ लोग अमीर भी थे। तो यानी कि ये तीनों लोग, इस तरह के लोग जो हैं, लगभग 60% ज़मीन को अपने पास रखते हैं। और छोटे किसानों के पास ज़मीन अब बची कितनी? बहुत कम ज़मीन बचती है। फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल को हम हिंदी में सामंत कह सकते हैं या फिर जमींदार कह सकते हैं, यानी कि वहाँ पर एक जमींदारी सिस्टम था। किसान लोग जमींदारों के लिए काम करते थे और वो उनको टैक्स भी पे करते थे।
किसानों को जमींदारों के लिए काम भी करना पड़ता था, वो उनके घरों में उनके खेतों में काम करते थे, यानी कि वो उनको अपनी सर्विस भी देते थे। इसके अलावा किसान लोग अपनी सेवाएं आर्मी में देते थे या फिर रोड बनाने के लिए भी देते थे, यानी कि इन सब के लिए वो क्या थे, मजबूर थे, इन्हें काम करने पड़ते थे और टैक्स तो पे करना ही है। अब देखते हैं फ्रांस में कौन कौन से तरह के टैक्स लगाए जाते थे। टैक्स मेनली 2 तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। पहला टैक्स है टाइड टैक्स, और ये टैक्स चर्च के द्वारा लगाया जाता है। किसान लोग चर्च को टैक्स देते हैं। आपने देखा, चर्च टैक्स नहीं दे रही है बल्कि चर्च टैक्स को ले रही है। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर धर्म से जुड़े होते हैं, उसी तरह से क्रिश्चियन धर्म में चर्च धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये टैक्स कौन सा हो गया, एक धार्मिक टैक्स हो गया। ये टैक्स चर्च के द्वारा लिया जाता है, जो कि एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है। कितना पे करना पड़ेगा, जितना आपने खेती के अंदर प्रोड्यूस किया है उसका 110% टैक्स के रूप में पे करना होगा। किसानों को 110% परसेंटेज जो है टैक्स के रूप में पे करना होगा। किसको, चर्च को। सेकंड टैक्स का नाम है टाइल टैक्स, जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है। इससे डायरेक्ट स्टेट को पे करना होगा, गवर्नमेंट को पे करना होगा। इन सब के अलावा वहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स भी होते थे, जो आपकी डेली की खाने पीने की चीज़ों पर लगते थे। फॉर एग्जांपल नमक या फिर तंबाकू, इस तरह की बहुत सी चीज़ ऐसी थी जिन पर टैक्स लगाए जाते थे। जितने भी प्रकार के टैक्स हैं वो सारे के सारे पे करने हैं थर्ड स्टेट को, और किसी स्टेट को टैक्स पे नहीं करना होगा। तो यह भी एक तरह का भेदभाव है कि फर्स्ट स्टेट से टैक्स नहीं ले रहे हैं, सेकंड स्टेट से टैक्स नहीं ले रहे हैं, बल्कि सारा टैक्स किससे ले रहे हैं, थर्ड स्टेट से ले रहे हैं। इस भेदभाव की वजह से भी फ्रांस में रिवॉल्यूशन होगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।